हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का लॉन्ग आंसर। और फ्रेंड्स, इस लेसन में आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और जिसमें से हम आपको 3 क्वेश्चन का आंसर आज बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये जो लॉन्ग आंसर होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर हुआ, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। ये हम आपको इसलिए नहीं बताते हैं कि आप इसको नोट करके इसका रट्टा मार लें और फिर इसको एग्ज़ाम में ऐसे लिख दें। आपको हमारे आंसर्स को देख के ये समझना होगा कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। ये आपके समझ में आना चाहिए कि आप खुद से आंसर कैसे लिख सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर ही क्यों ना हो। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पता है और अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, तो आप बड़े ही आसानी से आंसर्स खुद से लिख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हु वॉज साहिब, साहिब कौन था। वॉट वॉज द प्लाइट that compel him to wander in the streets of Delhi for rag picking। साहब कौन था, what was the plight, वह कौन सी दुर्दशा थी, that compel him, जिसने उसे मजबूर किया, to wander in the streets of Delhi, यानी कि दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए किसने मजबूर किया, for rag picking, यानी कि कबाड़ इकट्ठा करने के लिए। वो कौन सी उसकी दुर्दशा थी जिससे उसे दिल्ली की गलियों में रैग पिकिंग के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। ये चीज़ इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि साहिब वॉज अ रैग पिकर, यानी कि साहिब एक कबाड़ी था। साहिब वॉज अ रैग पिकर, साहिब एक कबाड़ी था। ही यूज़ टू लिव इन ढाका, वह ढाका में रहा करता था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने यूज़ टू का यूज़ किया है क्योंकि वो पहले ढाका में रहा करता था, अब नहीं रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ किया है। ही यूज़ टू लिव इन ढाका, वह ढाका में रहा करता था। बट हिज हाउस एंड हिज ग्रीन फील्ड्स, लेकिन उसका मकान और उसके हरे भरे खेत वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, तूफ़ान के द्वारा उजड़ गए, बर्बाद हो गए। उसका जो मकान था ढाका में और उसके जो हरे भरे खेत थे, तूफ़ानों की वजह से वे उजड़ गए, बर्बाद हो गए। सो ही हैड टू लीव हिज हाउस एंड फील्ड्स, इसलिए उसे अपना घर और अपने खेत को छोड़ना पड़ा। सो ही हैड टू लीव, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा, हिज हाउस एंड फील्ड्स, यानी कि अपना मकान और अपने खेतों को। हिज होम वॉज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि अब उसका घर उसके यादों में दूर दूर तक नहीं था। अब उसका घर उसकी यादों में भी दूर दूर तक नहीं था, यानी कि वह कभी भी अपने घर के बारे में नहीं सोचता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ज़्यादा गरीब था। सो ही लेफ्ट ढाका एंड केम टू सीमापुरी दिल्ली फॉर हिज लिवलीहुड। सो ही लेफ्ट ढाका, इसलिए उसने ढाका छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी, और वो सीमापुरी आ गया, दिल्ली के सीमापुरी में आ गया। फॉर हिज लिवलीहुड, यानी कि रोज़ी रोटी के लिए। वह बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए उसने ढाका छोड़ दिया और रोज़ी रोटी के लिए दिल्ली के सीमापुरी में आ गया। ही बिकेम अ रैग पिकर, यानी कि वह एक कबाड़ी बन गया, कबाड़ इकट्ठा करने वाला बन गया। एंड वंडर्ड हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और वह दिल्ली की गलियों में इधर उधर भटकता था। एंड वंडर्ड, यहाँ पे आप वंडर्ड कर लीजिएगा। एंड वंडर्ड हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और वह दिल्ली की गलियों में इधर उधर भटकता रहता था। इन सर्च ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की तलाश में। इन द गार्बेज डम्प्स, इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डम्प्स का मतलब क्या है, कूड़ों के ढेर से। क्यों, और वह कूड़ों के ढेर में सिक्के तलाश करने के लिए गलियों में इधर उधर भटकता रहता था। तो उसकी क्या मजबूरी थी, किसने उसे मजबूर किया ऐसा करने के लिए, उसकी गरीबी ने। अगर देखा जाए, उसका घर बार तो वैसे ही तूफान की वजह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और गरीबी की वजह से अपना पेट पालने के लिए, यानी कि अपनी रोजी रोटी के लिए उसे दिल्ली के सीमापुरी में आना पड़ा। और क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन उसे एक रैग पिकर बनना पड़ा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, यानी कि साहेब जैसे कई बच्चे ऑफन, यानी अक्सर प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं। इन वेरी स्मॉल एज, बहुत ही कम उम्र में। साहेब जैसे बहुत से बच्चे बहुत कम एज में ही प्राइवेट जॉब्स के लिए अक्सर जाते हैं। इज़ दिस दियर फाइनल डेस्टिनी, क्या यही उनका भाग्य है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, यानी कि ऐसी परिस्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है।
तो इसमें कहा गया है कि साहब जैसे बहुत से बच्चे अक्सर बहुत ही कम एज में ही प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं, और क्या ये उनका अंतिम भाग्य है, क्या यही उनका भाग्य उनकी किस्मत में है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, यानी कि ऐसी परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। तो यही चीज़ इसमें पूछा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है इतनी कम उम्र में ही, और इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, यानी कि साहिब जैसे बहुत से बच्चे अक्सर बहुत ही कम उम्र में प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दियर फाइनल डेस्टिनी, और दुर्भाग्यवश यही उनकी किस्मत है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दियर फाइनल डेस्टिनी, और दुर्भाग्यवश यही उनकी किस्मत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कम एज में उनको काम करना पड़ता है तो वो पढ़े लिखे होंगे नहीं, और जब पढ़े लिखे होंगे नहीं तो उन्हें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। द मेन कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर आर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना था, अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना था। इससे पूरे लेसन में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। लेसन पढ़ने के बाद आपके मन में जो विचार आते हैं उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि द मेन कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर आर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा कारण क्या है, पॉवर्टी यानी गरीबी है, और अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोज़गारी है। गरीबी और बेरोज़गारी ये दो सबसे मेन कारण हैं चाइल्ड लेबर के। और देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया है कि व्हेन द फैमिलीज़ वुड नॉट हैव एनफ अर्निंग, जब परिवार के पास एनफ अर्निंग नहीं होती है, यानी कि पर्याप्त कमाई नहीं होती है, दे पुट द चिल्ड्रेन टू वर्क, तो वे बच्चों को काम पर लगा देते हैं। जब किसी परिवार के पास पर्याप्त कमाई नहीं होती है, दे पुट द चिल्ड्रेन टू वर्क, तो उन्हें बच्चों को काम पर लगाना पड़ता है, सो दैट दे कैन हैव एनफ मनी, ताकि उन्हें पर्याप्त पैसे मिल सकें, टू सर्वाइव यानी जीवन यापन के लिए, ताकि उन्हें जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे मिल सकें। सिमिलरली इफ़ द एडल्ट्स ऑफ द फैमिली आर अनएम्प्लॉयड, और इसी प्रकार से इफ़ द एडल्ट्स ऑफ द फैमिली, यदि परिवार के बड़े लोग आर अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोज़गार होंगे, और इसी प्रकार यदि परिवार के बड़े लोग बेरोज़गार होंगे, द यंगर वंस हैव टू वर्क, तो छोटे लोगों को ही काम करना पड़ेगा। और इसी प्रकार यदि परिवार के बड़े लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोज़गार होंगे, द यंगर वंस हैव टू वर्क, तो छोटे लोगों को ही काम करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट शुड ऑफर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दियर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे ये सुझाव दिया गया कि सरकार को उनके ही आसपास यानी लोगों के आसपास ही जॉब्स के अवसर देने चाहिए, ऑफ़र करने चाहिए। सरकार को उनके आसपास में ही जॉब्स के लिए यानी कि नौकरी के लिए ऑफ़र देने चाहिए। ओनली देन वी कैन ओवरकम सच सिचुएशन, केवल तभी हम ऐसी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। ओनली देन वी कैन ओवरकम सच सिचुएशन, केवल तभी हम ऐसी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, वॉट डिड ही वॉन्ट टू डू इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड वॉट डिड ही नॉट वॉन्ट टू फॉलो, और वह क्या नहीं करना चाहता था। वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और वो क्या फॉलो नहीं करना चाहता था, ये चीज़ इसमें पूछा गया है कि मुकेश कौन था, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता था और वो अपनी लाइफ में क्या फॉलो नहीं करना चाहता था। फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश कौन था? मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था? वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। वह अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही लिव्ड इन फिरोज़ाबाद। वह फिरोज़ाबाद में रहता था। विच इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ही लिव्ड इन फिरोज़ाबाद। वह फिरोज़ाबाद में रहता था। विच इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद वॉज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यानी कि फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था।
एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद वॉज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। यानी कि फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी कि फिरोज़ाबाद भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ के परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी कि भट्टी के पास काम करते हुए। जहाँ के परिवारों ने भट्टी के ही आसपास काम करते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वेल्डिंग ग्लास, यानी कि कांच को जोड़कर, एंड मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाने में। जहाँ के लोगों ने भट्टी के आसपास काम करते हुए, यानी कि कांच को जोड़कर चूड़ी बनाते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। दे हैड सीन नथिंग बट बैंगल्स, यानी कि उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था। दे हैड सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था, यानी उनके दिमाग में चूड़ी बनाने के अलावा और कोई भी प्रोफेशन नहीं आता था। बट मुकेश डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ बैंगल मेकर, लेकिन मुकेश एक चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता था। लाइक हिज फादर एंड फोर फादर्स, अपने पिता और अपने पूर्वजों के समान, अर्थात वो इसी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता था। बट मुकेश डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ बैंगल मेकर लाइक हिज फादर एंड फोर फादर्स, लेकिन मुकेश अपने पिता और अपने पूर्वजों के समान एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी हिज ओन मास्टर, वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी हिज ओन मास्टर, वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको 6 में से 3 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और आगे के जो 3 क्वेश्चन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।